हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं या उससे संबंधित प्रावधान के बारे में। तो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं या उससे संबंधित प्रावधान। तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है ये हम आपको आज पूरा पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसमें है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अर्थात जो हमारा पंचायती राज है उसकी विशेषता। ठीक है, तो विशेषता में अगला आ जाता है कार्य। तो जो पंचायती राज अधिनियम है उसका अगला क्या है विशेषता का पॉइंट, वो है कार्य। तो जो पंचायती राज होते हैं उसके कार्य कौन कौन से होंगे, तो ये देखिए इसमें, तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जो कार्य निर्धारित करेगा। आ रहा समझ में? तो जो राज्य का विधानमंडल होता है वह कानून बनाकर इन पंचायतों के लिए जो कार्य निर्धारित करेंगे वह कार्य इसका पंचायती राज का होगा। ठीक है, अब इन पंचायतों में 3 पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो इसके बारे में, अब कार्य के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला कार्य होता है कृषि तथा ग्राम विकास संबंधी कार्य। आ रहा समझ में? तो गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विकास कैसा होगा और गांव का विकास कैसा होगा, इससे संबंधित कार्य पंचायती राज का होता है। इसके बाद अगला आता है प्राथमिक और उच्च। ठीक है, तो प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य और युवा संबंधी कार्य। आ रहा समझ में? ये सभी कार्य होते हैं किसके? पंचायती राज के। इसके बाद फिर अगला आ जाता है राजकीय नलकूपों, मतलब सरकारी नलकूप, और इसके बाद फिर हैंडपंप की मरम्मत एवं उनका रखरखाव करना। तो ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए या पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो हैंडपंप होते हैं और जो सरकारी नलकूप होते हैं उनकी मरम्मत करवाना तथा उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी इन पंचायतों की होगी। इसके बाद फिर अगला कार्य आता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आता है महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य। तो महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, तो महिलाओं का विकास कैसे हो, इसके बाद में जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका विकास कैसे हो, तो इससे संबंधित कार्य भी हमारा पंचायती राज करता है। इसके बाद फिर अगला आता है पशुधन विकास कार्य। तो पशुधन विकास कार्य में जैसे पशुपालन होता है, डेयरी उद्योग होता है और मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन, इससे संबंधित कार्य भी पंचायती राज करता है। इसके बाद फिर अगला आता है सभी प्रकार की पेंशन, छात्रवृत्तियों की स्वीकृति तथा वितरण का कार्य, ये इसके कार्य होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है राशन की दुकान आवंटन। तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं तो उनसे राशन का आवंटन करवाने का कार्य और निरसित करने का कार्य भी करता है। निरसित मतलब होता है रद्द करने का कार्य भी करता है। इसके बाद फिर पंचायती राज संबंधी राज्य स्तरीय कार्य। तो पंचायती राज से संबंधित जो राज्य स्तरीय कार्य होते हैं उन कार्यों को भी पंचायती राज के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, ये है इसके कार्य। अगला फिर देखिए इसमें स्थानों का आरक्षण। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। तो किसको किसको कौन सा कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, इससे संबंधित प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अनुच्छेद 243 घ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 243 डी, और डी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर है डी फॉर देना। तो जब हमने आपको पिछली क्लास में इससे संबंधित अनुच्छेद पढ़ाए थे तो उन अनुच्छेद में हमने आपको बताया था कि 243 डी में किसका प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो डी का अर्थ हमने आपको बताया था देना, तो क्या देना है, आरक्षण देना है। तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। तो इनको आरक्षण देना है, ये प्रावधान है 243 के खंड डी में। इसके बाद फिर अगला आता है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के सुविवेक पर निर्भर करता है। आ रहा समझ में? तो जो पिछड़े वर्ग हैं इन्हें आरक्षण देना है या नहीं देना है, इसका फैसला करने की जिम्मेदारी राज्य के विधानमंडल पर निर्भर है। ठीक है फ्रेंड, अब राज्य का विधानमंडल का अर्थ क्या होता है, तो यह मैं आपको पिछली क्लास में भी
कई बार बता चुका हूँ। विधानमंडल का अर्थ होता है कि राज्य की विधायिका। इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें राज्य की विधानसभा, इसके बाद फिर राज्य की विधान परिषद और हमारे राज्यपाल होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है विधानमंडल। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है वहाँ पर विधानसभा और राज्य के राज्यपाल होते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पर विधानमंडल कैसे बनेगा? तो यहाँ पर विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो जो पंचायती राज है यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायत में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन या 1/3 आरक्षण उन्हें अवश्य दिया जाएगा। और राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य का विधानमंडल महिलाओं को आरक्षण और भी ज़्यादा देना चाहता है या 1/3 से बढ़ाकर और ज़्यादा आरक्षण बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, लेकिन 1/3 से कम नहीं कर सकता। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला पॉइंट आता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। आ रहा समझ में? तो जो भी पंचायत है उस पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में इनके लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें आता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके बाद फिर अगला प्रावधान आता है कि आरक्षण देने की उपयुक्त व्यवस्था ग्राम तथा अन्य स्तर के लिए भी की जाएगी। तो जो आरक्षण की व्यवस्था है यह सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए ही नहीं होगी बल्कि यह जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के लिए भी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है पंचायतों की अवधि। तो पंचायतों की अवधि के संबंध में प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ई में, ई फॉर हमने आपको बताया था ईयरली, ईयर मीन्स होता है वर्ष। तो कितने वर्ष होगी पंचायतों की अवधि? तो 5 वर्ष होगी। तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो हमने आपको बनाकर भी दिखाया था कि ई फॉर क्या बनाएंगे हम? ईयरली, ईयरली मीन्स होता है इसकी अवधि। तो अनुच्छेद 243 के खंड ई में पंचायतों की अवधि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। तो देखिए इसमें पहला इसमें पॉइंट आता है कि प्रत्येक पंचायत चाहे वह किसी भी स्तर की हो अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। आ रहा समझ में? तो प्रत्येक पंचायत, इसका तात्पर्य क्या है? तो 3 प्रकार की पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो ये जो जिला पंचायतें हैं और जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, ये पहली बैठक से इनका कार्यकाल शुरू होगा जो कि 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा और वह किसी भी स्थिति में इससे अधिक अवधि तक अस्तित्व में नहीं रहेगी। इनका कार्यकाल कुल कितना होगा? 5 साल होगा। 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल इनका नहीं होगा। इसके बाद फिर पंचायतों की अवधि पूर्ण होने से पहले नए चुनाव कराए जाएंगे। तो इनका जो 5 वर्ष कार्यकाल निर्धारित है 5 वर्ष से पहले ही, मतलब इनका जैसे ही 5 वर्ष समाप्त होने में आएगा तो 5 वर्ष समाप्त न हो उससे पहले ही इनके चुनाव करा लिए जाएंगे। ये इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान है इसमें कि पंचायत को उस समय प्रवर्तित किसी विधि के तहत 5 साल से पहले भी विघटित किया जा सकता है। आ रहा समझ में? इसका अर्थ यह है कि ये जो पंचायतें हैं अगर किसी कारण से इन्हें 5 वर्ष से पहले भी विघटित करना पड़े या भंग करना पड़े तो इन्हें विघटित या भंग किया जा सकता है। इसके बाद यदि विधानमंडल ने उस विधि में कोई संशोधन किया है जो उस संशोधन के आधार पर कोई पंचायत अपनी निर्दिष्ट अवधि अर्थात 5 वर्ष से पूर्व विघटित नहीं की जाएगी। आ रहा समझ में? तो विधानमंडल में अगर कोई विधि में संशोधन किया है तो संशोधन के आधार पर कोई भी पंचायत अपनी 5 वर्ष की अवधि से पहले
भंग नहीं की जा सकती, या सॉरी 5 वर्ष ही इसका कार्यकाल होगा, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो जो निर्दिष्ट अवधि है इससे कम नहीं की जा सकती। आ रहा समझ में? तो जो 5 वर्ष है ये तो निर्धारित रहेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण कारण है तो ही इसे विघटित किया जाएगा, ठीक है, या इसे भंग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि अगर किसी पंचायत का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से पहले किया जाता है, ठीक है, कोई भी पंचायत है यदि उसका विघटन कर दिया गया है 5 वर्ष होने से पहले ही, तो इसका चुनाव 6 महीने के भीतर या 6 माह के भीतर कराने पड़ेंगे। और विघटित के समय पंचायत की अवधि 6 माह से अगर कम है तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला है कि यदि समय पूर्व विघटन के कारण किसी पंचायत का चुनाव कराया जाता है तो ऐसी पंचायत सिर्फ शेष अवधि के लिए ही काम करेगी कि आगामी 5 वर्षों तक। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि समय पूर्व विघटन के कारण किसी पंचायत का चुनाव कराया जाता है तो ऐसी पंचायत सिर्फ जो समय बचा है उसके लिए कार्य करेगी। आ रहा समझ में? न कि आगामी 5 वर्षों तक। ठीक है, इसके बाद फिर वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इतने राज्य हैं जहां पर महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद देखिए फिर इसमें अगला आता है पंचायतों की शक्तियां एवं उनका उत्तरदायित्व। तो जो पंचायतें होती हैं इनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं और इनकी शक्तियों के बारे में संविधान में कहां पर प्रावधान किया गया है। तो जब हमने आपको इससे संबंधित अनुच्छेद पढ़ाए थे तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 243 के खंड जी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ कैसे होगी? जब शक्तियां होगी। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों या जनपद पंचायतों या जिला पंचायतों की शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 243 के खंड जी में प्रावधान किया गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा या अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। ये इस प्रकार है। तो देखिए इसमें इसकी शक्तियां कौन कौन सी है। तो पहले शक्ति देखिए कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना। ये जो पंचायतें होती हैं ये पंचायतें आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए क्रियान्वित करना। आ रहा समझ में? अगर आर्थिक विकास से संबंधित या सामाजिक न्याय से संबंधित कोई स्कीम, कोई योजना इन्हें सौंपी जाती है तो उसे क्रियान्वित करेगी या उसे कार्यान्वित करेगी ये पंचायतें। इसके बाद फिर अगला इसमें आता है कि 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में कार्यान्वित करना। और जो 11वीं अनुसूची है तो 11वीं अनुसूची से संबंधित जो विषय हैं उनको भी कार्यान्वित करना या उन्हें लागू करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें पंचायतों के वित्त से जुड़े प्रावधान। ठीक है, अब देखिए इसमें अनुच्छेद 243 का खंड एच का मतलब हमने क्या बताया था आपको? तो एच फॉर हमने आपको बनाकर दिखाया था हाउस। हाउस मतलब होता है घर और घर मतलब उनको कर लगाने की शक्ति। तो ये याद रखने का तरीका हमने आपको बताया था। ठीक है, तो घर कब बनता है व्यक्ति का? जब उसके पास वित्त होता है, जब उसके पास पैसा होता है। तो फिर ऐसे हमारी पंचायतों के पास पैसा कब आएगा? तो ये इसमें हम प्रावधान आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 243 के खंड एच में, ठीक है, तो 243 के खंड एच के तहत राज्य के विधानमंडलों को स्वायत्तता प्रदान की गई है कि पंचायतों द्वारा कर लगाने एवं उसकी निधियों का निर्धारण कर सकती है। तो जो पंचायतें होती हैं उन्हें भी यह शक्तियां हैं कि ये भी कर लगा सकती है जिससे इन्हें आय प्राप्त हो। इसके बाद फिर देखिए कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर, शुल्क, पथकर, फीस उद्ग्रहित
उद्ग्रहित मतलब उगाना या वसूल करना। संग्रहित करना, विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसे प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत करेगा या अधिकार दिया जाएगा इन्हें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित, उद्ग्रहित का मतलब होता है उगाना या उन्हें लागू वसूल करना। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए निर्दिष्ट कर सकेगा। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए भी राज्य उपबंध कर सकेगा या प्रावधान कर सकेगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धन को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धन को निकालने के लिए भी प्रावधान राज्य कर सकेगा। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें राज्य वित्त आयोग। अब राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के खंड आई फॉर इनकम। तो इन्हें इनकम कैसे होगी? जब इनको राज्य वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की जाएगी केंद्र सरकार के वित्त आयोग के तहत, मतलब जो राज्य का वित्त आयोग है ये केंद्र के वित्त आयोग की सिफारिश करेगा और केंद्र का वित्त आयोग इस राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश पर इन्हें अनुदान दिलाने के लिए कहेगा केंद्र सरकार को। फिर केंद्र सरकार इन पंचायतों को अनुदान देगी तो इन्हें आय प्राप्त होगी। तो आई फॉर यहाँ पर इनकम आपको याद रखना है। तो इनकी इनकम कब होगी? जब राज्य का वित्त आयोग सिफारिश करेगा और जब यह सिफारिश करेगा तो फिर सरकार इन्हें वित्त प्रदान करती है, इन्हें धन प्रदान करती है। ठीक है, तो 243 के खंड आई में राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसके गठन को प्रत्येक राज्य के लिए भी अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर राज्य वित्त आयोग की संरचना आदि के संबंध में राज्य विधानमंडलों को स्वायत्तता प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य वित्त आयोग की संरचना के लिए जितने भी राज्य के विधानमंडल हैं उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे वित्त आयोग का गठन करेंगे और उसकी संरचना किस प्रकार की होगी यह भी राज्य के विधानमंडल तय करेंगे। इसके बाद फिर राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में सब प्रावधान किए गए हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे 200 शब्दों में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में वर्णन कीजिए या उसका प्रावधान जो किया गया था उसका एक वर्णन कीजिए या उस पर लेख लिखिए। तो आपको फिर ये सारी बातें उसमें लिखनी होगी। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। और जो वित्त आयोग होता है राज्य का, यह राज्य का वित्त आयोग क्या करेगा? तो ये जो पंचायतें होती हैं तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा यह करता है तथा इसके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है तो यह रिपोर्ट किसको देगा? तो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल यह रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल में रखवाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला आता है पंचायतों का लेखा परीक्षण। ठीक है, तो पंचायतों के लेखा परीक्षण के संबंध में प्रावधान कहाँ पर है? तो संविधान का अनुच्छेद 243 का खंड जे में पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों के खातों की देखरेख की जाती है और लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में या इनके लेखाओं के परीक्षण के बारे में भी प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, और जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड के। ठीक है, तो के मीन्स हमने आपको बताया था चुनाव कराना। तो राज्य में जो पंचायतें होती हैं इन पंचायतों का चुनाव कराने की दायित्व या जिम्मेदारी ये राज्य के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक।
ठीक है। तो अनुच्छेद 243 के खंड के तहत राज्य का निर्वाचन आयोग का एक प्रावधान किया गया है। और इस राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो राज्यों में ये जो नगरीय निकाय होते हैं, इसके बाद जो पंचायती राज होते हैं, इनका चुनाव कराना इसका मुख्य कार्य होता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वह इन स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराता। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप न भूलें, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें देखिए, इसके तहत पहला पॉइंट इसमें आता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और इसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखें इसमें कि राज्यपाल को अधिकार होगा कि वह निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा पदावधि का निर्धारण करेगा, लेकिन ये राज्यपाल खुद अपनी इच्छा से यह तय नहीं कर सकते। ये नियम राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से तथा उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आ रहा समझ में। हमारे राज्यपाल राज्य के निर्वाचन आयुक्त को या राज्य का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है इन्हें नियुक्त तो कर सकते हैं, परंतु ये हटा नहीं सकते। इन्हें हटाने की प्रोसीजर क्या है, तो इन्हें उन्हीं आधार पर हटाया जाता है, उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो जब हमने आपको उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाया था और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाया था, तब इसको हटाने की प्रक्रिया हमने आपको बताई थी। तो एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं कि संसद में इनको हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है और अगर 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये इनको हटाने की प्रक्रिया है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है तथा पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य कार्य और उसके विवेक अधीन उपबंध। तो जो 73वां संविधान संशोधन होता है तो इसके तहत कुछ अनिवार्य कार्यों के वर्णन किया गया है और कुछ विवेकाधीन प्रावधान किए गए हैं। तो पहले इसमें देखिए अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं, फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इसके विवेकाधीन उपबंध। तो पहला देखिए इसमें अनिवार्य उपबंध। अब अनिवार्य उपबंध क्या है, मतलब कि ये पंचायतों के लिए अनिवार्य है, ये तो करना ही पड़ेगा राज्य को। तो देखिए इसमें पहला क्या करना पड़ेगा राज्य को, तो ग्राम सभा का गठन करना है, ये अनिवार्य है। जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी तो उन ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का गठन अनिवार्य है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि पंचायतों के गठन की त्रिस्तरीय व्यवस्था। यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वहां पर मध्यवर्ती या जनपद पंचायत के गठन की बाध्यता नहीं होगी। आ रहा समझ में। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर की पंचायतों का गठन किया जाएगा जिसे त्रिस्तरीय व्यवस्था हम कहते हैं। तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था कहाँ पर लागू की जाएगी, जिस राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अगर कम होगी तो वहाँ पर 20 की जो जनपद पंचायत होती है उसे गठित नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। आ रहा समझ में। तो जो पंचायत में जो सीटें होगी, जैसे ग्राम पंचायत में जनपद पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, पंच होता है, इनका चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होगा। इसके बाद फिर जो जनपद पंचायत होती है तो जनपद पंचायत में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाएगा, तथा जो मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अब अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, तो जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं ये अपने में से ही
किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। ऐसे ही जिला पंचायत में होगा तो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं तो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। इसके बाद फिर अगला आता है कि सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिए आगे अगला आता है कि सभी स्तरों पर महिलाओं को कम से कम 1/3 1/3 तो कम से कम 1/3 आरक्षण देने की बाध्यता है। ये जितनी भी पंचायतें हैं इनके लिए राज्य को यह प्रावधान करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है कि 1/3 आरक्षण तो महिलाओं को देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इसके बाद फिर अगला आता है कि 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर ही पुनः चुनाव कराने की बाध्यता होगी। आ रहा समझ में? तो इसमें क्या है, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल है और अगर बीच में मान लीजिए कि पंचायत का विघटन हो जाता है तो ऐसे स्थिति में 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और यह चुनाव कौन कराएगा? तो यह राज्य का निर्वाचन आयोग यह चुनाव कराता है। ठीक है। इसके बाद फिर राज्य का निर्वाचन आयोग का गठन अनिवार्य है। जितने भी राज्य विधानमंडल हैं इनको एक राज्य का निर्वाचन आयोग का गठन करना ही होगा, ये अनिवार्य है। इसके बाद में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य में वित्त आयोग के गठन की भी बाध्यता होगी। मतलब सभी राज्यों में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, यह अनिवार्य है। इसके बाद फिर चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष जरूरी होगी। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि पंचायत में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो फिर इसके लिए चुनाव की उम्र सीमा 21 वर्ष है कि कम से कम उस व्यक्ति को 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। अब वह चाहे सरपंच का चुनाव लड़े, चाहे फिर पंच का चुनाव लड़े, चाहे जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, चाहे जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े, या फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, या फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़े। इन सभी के लिए उम्र सीमा कितनी तय की गई है? 21 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एमपीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अगला आता है विवेकाधीन उपबंध। मतलब जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है उसमें कुछ विवेकाधीन प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से विवेकाधीन प्रावधान है राज्य विधानमंडलों के? तो देखिए इसमें पहला है कि विधायकों व सांसदों को मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों में सदस्यता देने अथवा न देने की शक्ति। तो अगर विधायकों को सांसदों को जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में सदस्यता देना है या नहीं देना है, ये विवेकाधीन प्रावधान है या उनकी विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्य विधानमंडलों की। इसके बाद फिर जो अन्य पिछड़े वर्ग होते हैं, ठीक है, तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यकता अनुसार आरक्षण की व्यवस्था व उसकी मात्रा का निर्धारण भी करने की शक्ति ये विवेकाधीन में आती है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना या न देना। 1/3 आरक्षण यह तो अनिवार्य है, लेकिन इसके आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इस आरक्षण को, यह राज्य के विधानमंडल पर निर्भर है या यह उसकी विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, हमने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और कुछ राज्यों ने नहीं दिया है, क्योंकि यह राज्यों की विवेकाधीन शक्ति है। इसके बाद फिर अगला है 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों में से किन विषयों को सौंपा जाए अन्यथा या अथवा नहीं सौंपा जाए। ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में जो विषयों का वर्णन किया गया है तो उन विषयों को सौंपा जाए अथवा न सौंपा जाए, यह भी विवेकाधीन शक्ति है या विवेकाधीन प्रावधान है। इसके बाद फिर अगला आता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु करारोपण की शक्ति है या नहीं, और देना है तो किन करों के बारे में शक्तियां देना है, यह भी विवेकाधीन शक्ति है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह निर्णय करना है कि पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाए, यह भी विवेकाधीन प्रावधान है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार। अब देखिए इसमें कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह तय किया गया था कि 1 वर्ष के भीतर अनुसूचित
जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार किया जाएगा, किंतु केंद्र सरकार इससे संबंधित कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इसके बाद फिर केवल 8 राज्य उस समय अनुसूचित क्षेत्र धारक थे। बाद में मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो छत्तीसगढ़ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और अब वर्तमान में ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों की संख्या 10 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 10 राज्य कौन कौन से हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? तो ये 10 राज्य हैं। तो इसमें पहला राज्य आता है आंध्र प्रदेश, दूसरा होता है उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा गुजरात, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर झारखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि वर्तमान में जो अनुसूचित क्षेत्र है वह 10वां है, तेलंगाना। तो हमारे भारत में वर्तमान में 10 अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं। तो ऐसे 10 राज्य हैं जिनमें से 10वां राज्य कौन सा है? ये तेलंगाना है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र धारक राज्य कितने हैं, तो 10 राज्य हैं। और अगर इनके नाम लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है तो आपको इन 10 राज्यों के नाम भी लिखना होगा। और 10वां राज्य कौन सा है? तो 10वां राज्य फ्रेंड तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक समिति गठित होती है जिसका नाम होता है भूरिया समिति। अब ये भूरिया समिति किस लिए गठित होती है ये हम आपको अब पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो भूरिया समिति होती है फ्रेंड, इसका गठन जून 1994 को किया गया था। और इसका गठन किसने किया था? तो भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष थे दिलीप सिंह भूरिया, ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 22 विशेषज्ञ सदस्य थे। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करना। तो हमारे भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इसका अध्ययन करना और इसके बारे में हमारी भारत सरकार को जानकारी देना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 1995 में केंद्र सरकार को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इस रिपोर्ट में इस समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की है ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें इसके कुछ सिफारिशें हैं जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो इस समिति की पहली सिफारिश है कि अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातियों के पास स्वशासन की परंपरागत संस्थाएं हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे भारत में जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं तो इन जनजातियों के पहले से स्वशासन मतलब उनके खुद का शासन करने की सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। सब पुराने उनके रीति रिवाज हैं और उन रीति रिवाजों के तहत ये अपने काम करते हैं। ये इनके खुद के अलग से उनके अलग अलग नियम होते हैं। आज भी आप देखिए कि जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं तो जनजातीय क्षेत्र में ये लोग उनकी जो पंचायतें होती हैं या उनके समाज में जो पहले पुरानी जो परंपराएं हैं उसके अनुसार आज भी ये लोग निर्णय करते हैं। तो इस समिति ने कहा कि ये जो जनजातीय क्षेत्र है इनके पास उनके स्वशासन की पुरानी परंपराएं हैं, आ रहा समझ में, और एक ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिए जिसमें उनकी परंपरागत संस्थाओं तथा पंचायती राज के आधुनिक स्वरूप का मिश्रण हो सके। ये इसकी पहली सिफारिश है इस समिति की। इसके बाद फिर अगला आता है कि इन क्षेत्रों की जिला पंचायतों को स्वायत्त जिला परिषद बनाने के साथ साथ छठी अनुसूची के स्वायत्त जिला परिषदों की तरह ही विधायी, प्रशासनिक तथा न्यायिक और वित्तीय शक्तियां भी इन्हें प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि इसके अतिरिक्त जिन जिलों में जनजातियों की आबादी 50% से कम है वहां अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में स्वायत्त उप जिला परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि 5वें अनुसूची में वर्णित जनजाति सलाहकार परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी चाहिए तथा जनजाति मामलों से जुड़ी केंद्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को सौंपी जानी चाहिए या प्रधानमंत्री को इसकी अध्यक्षता करना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय जैसे वन, आबकारी, पुलिस, राजस्व पर पंचायतों को
प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति देना चाहिए। इसके बाद फिर इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की अत्यंत लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे ग्राम पंचायतों पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब हमने आपको ग्राम सभा के बारे में बताया था, तो ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा किसी भी गांव के वे सदस्य जो मतदान में भाग लेते हैं या जो वयस्क हैं, अर्थात 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं और वोटर लिस्ट में इनका नाम आता है, ऐसे सदस्यों के समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो पंचायतें हैं, तो इन पंचायतों से संबंधित एक अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम है पेशा अधिनियम। तो यह कब बनाया जाता है या यह कब हमारी संसद के द्वारा इसे पास किया गया था? तो 1996 में इसे बनाया गया था या इसे पास किया गया था, इसलिए इसका नाम है 1996 का पेशा अधिनियम। अब यह 1996 का पेशा अधिनियम, तो इस पेशा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये इसका फुल फॉर्म होता है पेशा का। और हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो हिंदी में इसका अर्थ होता है पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996। ये इसका नाम होता है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और तो ये किस लिए हमारी सरकार ने गठित किया था? तो जो भूरिया समिति ने सिफारिश की थी, तो उन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए हमारी संसद के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना इन्होंने, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि केंद्रीय कानून के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना तथा ये जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। तो जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, तो इसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था, और जो राज्य हैं तो राज्य इस कानून का उल्लंघन न कर पाए। ठीक है, इसलिए यह अधिनियम बनाया जाता है। तो देखिए इसमें संसद में 1996 में पंचायत उपबंध या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, ठीक है, तो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और दिसंबर 1996 में, तो दिसंबर 1996 में दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया, और इसके बाद 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात यह पेशा अधिनियम अस्तित्व में आता है। इसके बाद पेशा अधिनियम का विस्तार 8 राज्यों तक हुआ जो 5वीं अनुसूची के तहत आते थे, और वर्तमान में इन राज्यों की संख्या 10 हो चुकी है। मतलब जो 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, तो वहां तक इसका विस्तार हो चुका है। किसका? इस अधिनियम का। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे कि जो पेशा अधिनियम था, तो पेशा अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायतों को कुछ शक्तियां दी गई है। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो पहली शक्ति देखिए इसमें कि एक उचित स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायतों के द्वारा खान और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस, पट्टा, रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें करना और उनका अधिकार देना। आ रहा समझ में? तो जो ग्राम पंचायतें हैं, तो ग्राम पंचायतों को इसका अधिकार दिया जाएगा। जो खान और खनिज होते हैं, तो इनसे संबंधित लाइसेंस, पट्टा, रियायतें, इनसे संबंधित अधिकार इन्हें पंचायतों को दिया जाएगा इस अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद फिर मादक द्रव्यों की बिक्री, इसके बाद खपत को विनियमित करने का अधिकार भी पंचायत को दिया जाएगा। इसके बाद फिर जो लघु वनोपज होता है, तो लघु वनोपज का भी स्वामित्व इन पंचायतों का होगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार भी इन्हें होगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि उचित स्तर पर पंचायतों को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का उन्हें कार्य सौंपना। ठीक है, ये सिफारिशें या यह प्रावधान इसमें किया गया है कि इसमें पेशा अधिनियम में। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, अगला इसमें प्रावधान होता है कि अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और संस्थाओं, जनजातीय उप योजना और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण करना। यह शक्तियां भी पंचायतों को दी गई थी इस पेशा अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि भूमि हस्तांतरण को रोकना
और हस्तांतरित की भूमि की बहाली। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि जो ग्रामीण हाट बाजार होते हैं उनका प्रबंधन करना। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि बाजार लगते हैं, ठीक है, 8 दिन में एक बार या 8 दिन में एक दिन बाजार लगते हैं। तो इनका मैनेजमेंट करना, इनका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी या शक्ति भी इन पंचायतों को दी गई है। इस पैसा अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो पैसा अधिनियम था, इसका महत्व क्या है। तो इसका पहला महत्व है कि भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी। तो जो भूमि का अवैध हस्तांतरण हो रहा था उस पर नियंत्रण लगेगा, ठीक है, उस पर रोक लगाई जाएगी। ये इसका पहला महत्व है। दूसरा इसका महत्व है कि पैसा अधिनियम जनजातियों में रीति रिवाजों और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान एवं उनकी विरासतों को सुरक्षित रखेगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि पैसा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा। तो जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं जिनके मन में अलगाव की भावना होती है, अलगाव की भावना मतलब अलग होने की भावना, तो जो अलग होने की भावना होती है उसे अलगाव कहा जाता है और इस अलगाव की भावना को नियंत्रित करना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है आबादी में गरीबी और पलायन कम होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण एवं प्रबंधन से आजीविका में सुधार होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें जनजातीय आबादी के शोषण में कमी आएगी क्योंकि वे ऋण देने, शराब की बिक्री, खपत एवं ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। ठीक है फ्रेंड, ये इसका महत्व है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि जो पैसा अधिनियम है इसमें कुछ समस्याएं थी। तो इसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो ये देखिए। तो पहली समस्या है कि भूमि हस्तांतरण संबंधी विवाद। ठीक है, अब इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी जनजातीय व्यक्ति की भूमि का हस्तांतरण किसी गैर आदिवासी को नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन व्यावहारिक स्थिति इससे परे ही है। कई मामलों में जमीन कागजों पर तो आदिवासी की होती है परंतु उस पर खेती कोई गैर आदिवासी लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगली समस्या है कि मत भिन्नता की स्थिति। तो मत भिन्नता की स्थिति से तात्पर्य क्या है कि पैसा के तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम का या एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है और कई बार ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम पंचायतों तो द्वारा चुनी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत एक है, पता चला कि वह 2-3 गांव से मिलकर एक ग्राम पंचायत बनी है। ऐसा भी कई बार होता है हमारे भारत में। ठीक है, तो कई ग्रामों से चुनकर यह ग्राम पंचायत चुनी जाती है, बनती है। तो ऐसे स्थिति में पंचायत के किसी निर्णय पर अलग अलग ग्राम सभाओं की अलग अलग राय हो सकती है और इस मतभिन्नता और इस मनमुटाव के कारण उनमें कई बार विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है विकास परियोजना। अब विकास परियोजना से तात्पर्य क्या है, तो विकास परियोजना के लिए ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायत से सलाह के बिना भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, बल्कि या हालांकि व्यावहारिक तौर पर इस प्रावधान को निष्प्रभावी बनाने के लिए कई तरीके राज्य सरकारों द्वारा खोज लिए गए हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि अधिकारों की सीमा से उत्पन्न विवाद। ठीक है, तो पैसा तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो भिन्नता होने से कई विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे जहां पेशा ग्राम सभा को लघु वन उत्पादों पर अधिकार प्रदान करता है, वहीं भारतीय वन अधिनियम 1927 इन उत्पादों के आदिवासियों द्वारा प्रयोग पर या उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है या उन्हें सीमित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह होता है कि जो पैसा अधिनियम है यह हमारी ग्राम सभा को एक तरफ तो जनजातियों को रोजगार दिलाने के लिए अधिकार देता है कि जो लघु वन उपज होते हैं तो उनके माध्यम से इन जनजातियों को रोजगार प्राप्त हो। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय वन अधिनियम 1927 होता है यह
जो आदिवासी लोग होते हैं, तो इनके द्वारा जो उत्पादों का प्रयोग किया जाता है उन पर रोक लगाने की बात करता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसमें पेशा में और भारतीय वन अधिनियम 1927 में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला आ जाता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RGSA कहते हैं, तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो 3 नंबर में इसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज को। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसकी शुरुआत लिखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें RGSA के कुछ लक्ष्य हैं। तो इसके लक्ष्य में पहला लक्ष्य देखिए कि ग्राम स्वराज विकास संबंधी विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं की शासन कार्य क्षमता का विकास करना है। ये इसका पहला लक्ष्य है RGSA का। दूसरा आता है कि उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान देने हेतु समेकित ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों की क्षमता को बढ़ाना है और इनकी क्षमताओं को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महत्व के विषयों का समाधान करना है। इसके बाद फिर अगला लक्ष्य है इसका कि स्वयं की आय के स्रोतों का विकास करना एवं पंचायतों की क्षमता का विकास भी करना है। सारा समझ में, मतलब जो पंचायतें हैं उनकी आय के स्रोत को बढ़ाना है। इसके बाद फिर पंचायतों की जो क्षमता है उन्हें भी बढ़ाना है। ये इस अभियान का लक्ष्य है, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि जन सहभागिता के माध्यम से या जन सहभागिता के रूप में ग्राम सभाओं की प्रभावी कार्यक्षमता को मजबूत करना है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सहायक प्रावधानों का सहयोग सृजित करना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि पेशा अधिनियम, ठीक है, तो पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विकास अधिनियम 1996, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंचायतों को अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण करना। तो जो पेशा अधिनियम होता है, तो पेशा अधिनियम 1996 के तहत पंचायतों को अधिकार देना और दायित्वों का हस्तांतरण भी करना है। इसके बाद फिर अगला आता है प्रशासनिक सक्षमता और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों में सुशासन को बढ़ावा देना है तथा इसके लिए ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तथा अन्य तकनीकी आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करना है। मतलब पंचायतों में भी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर भी कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और पेपरलेस वर्क किया जाए। इसके बाद साथ ही कार्य निष्पादन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता देना है और उन्हें प्रोत्साहित भी करना है। आ रहा समझ फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो इसी प्रकार से आज का यह हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है फ्रेंड। अब इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपको बताया था, तो इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, 5 नंबर के पूछे जाएंगे और 11 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे पेशा है तो पेशा को आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद में फिर जो अभियान के बारे में बताया था हमने आपको RGSA, तो यह भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर 11 नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 11 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको फिर पूरा विस्तृत रूप आपको लिखना होगा, जो हमने आपको पिछली क्लास में और आज की क्लास में आपको बताया है। ठीक है, तो फ्रेंड इसी प्रकार आज का हमारा यह सेशन समाप्त हो जाता है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।